नमस्कार संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी। आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को नमस्कार मेरा। संदीप जी, ये जो रायता फैला हुआ है चुनाव आयोग के आदेश के बाद, चुनाव आयोग जिस तरह से स्क्रूटनी कर रहा है कि ये असली वोटर है भी या नहीं है, एक लिस्ट वो नई तैयार कर रहा है, उसको लेकर इतना शोर शराबा क्यों? क्या ये सच में असंवैधानिक काम है या ये काम चुनाव आयोग के दायरे में नहीं आता है? देखिए, एक बात मैं कहूँ कि इलेक्शन कमीशन कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहेगा जिसके चलते अभी कुछ दिनों पहले जो फजीहत हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, वो चीज़ यहाँ पे फिर से हो। क्योंकि आपने चंडीगढ़ मेयर का चुनाव देखा था और उसमें जिस तरह से लंका लगी थी चीज़ों की, या ये कहें कि जो बैकफुट पे आना पड़ा था मसीह जी को, वो चीज़ फिर से रिपीट हो। तो ऑफिसर्स जो होते हैं वो कानून के बंधे होते हैं और कानून से चलते हैं, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से बंधे होते हैं। तो यहाँ पर कुछ बातें जो बेसिक हैं वो हमें समझनी पड़ेगी। एक बात सच्चाई है, आज पूरे भारत में कहीं भी हो, श्रमिक चाहे लो स्किल हो चाहे हाई स्किल हो, एक रिक्शा पुलर से लेके पायलट तक ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों की होती है। इससे हम इनकार नहीं कर सकते। और एक तरह से कहें मैन पावर की सप्लाई यहां से हो रही है। तो मैन पावर सप्लाई होने से क्या होता है कि एक प्रैक्टिकल चीज जो वहां की पॉपुलेशन है, जो पेपर पे दिखती है और जो वास्तविक होती है, बहुत अंतर है। क्यों? क्योंकि जो लोग बड़ी जगहों पे पोस्टेड हैं वो अपने पद की गरिमा के नाते या पद की आवश्यकता के नाते लंबे समय तक प्रदेश में नहीं लौटते, या फिर जो गरीबी है वो गरीब है के गरीबी के कारण किराए भाड़े की समस्या के चलते अपने प्रदेश में नहीं लौटते हैं। तो वास्तविक जनसंख्या जो उस प्रदेश में रहती है, जिसको सही मामले में लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लेना है, वह कौन है, इसका निर्धारण किया जाना आवश्यक है। और यह चीज संविधान की धाराओं के भी अनुच्छेदों के अनुरूप भी है, क्योंकि जो इलेक्शन पावर की कमीशन की पावर है मतदाता सूची बनाने की, उसमें साफ साफ कहा गया है कि जो व्यक्ति सामान्य तौर पे उस क्षेत्र में निवास करता है, जो नागरिक निवास करता है, उसका नाम मतदाता सूची में शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन सामान्यतया निवास करने की डिफिनीशन क्या होगी, यह विषय न्यायिक विवेक का हो सकता है, न्यायिक बहस का हो सकता है। लेकिन एक व्यक्ति जो अपने राज्य से 2-2, 3-3 साल तक, 4-4 साल तक वो कभी लौट नहीं रहा है, टेक्निकली वो वोटर है, और उसका वोटर फर्जी तरीके से कोई और डाल जाता है हर चुनाव में। तो यह जो समस्या है, इसको कहीं ना कहीं एड्रेस करने के लिए कि जो बोगस वोटर हैं उनका नाम लिस्ट से बाहर हो, जो कभी बिहार की सही मामले में चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा ही नहीं लेते हैं, इसका निर्धारण किया जाए। और जैसा कि अब बहस चल रही है तो लोगों को पता भी है कि 2003 में भी ये कार्य इलेक्शन कमीशन एक बार कर चुका है। और उस समय इस कार्यवाही को जब इतना डिजिटल इंडिया नहीं आया था तो बहुत ही समय से निपटा लिया गया था। आपको कहें कि 31 दिन के अंदर ही वो काम पूरा हो गया था। तो आज की तारीख में इस मामले पर विरोध किया जाना सिर्फ इसलिए कि केंद्र में सरकार दूसरे की है, राज्य में दूसरे की है। और सही बात तो क्या है कि जो बोगस वोटर है, आपने सुना होगा कि काफी लोगों के फर्जी आधार बने। ये आधार ही का आधार खिसक रहा है। आपके दर्शकों के लिए समझने के लिए मैं कह रहा हूं, आधार का आधार खिसक गया। जिस आधार के लिए मर मर के पॉलिटिकल पार्टीज ने रोहिंग्याओं के, बांग्लादेशियों के, सभी के आधार बिहार में बनवाए कि तुम्हें हम वोट देने की राइट दिलवा रहे हैं, सारी चीजें दिलवा रहे हैं, वही चीज इलेक्शन कमीशन ने खसका दिया। रीजन क्या है कि इलेक्शन कमीशन बाद में कहेगा, आधार खुद ही कहता है कि आधार नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। और नागरिकता का प्रमाण पत्र के लिए आपने अगर वेबसाइट देखी हो या इलेक्शन कमीशन के जो प्रेस रिलीज देखी हो, उसमें देखिए सब चीजें क्लियर हो रही कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है उसके लिए स्वीकार किए जाएंगे, और उसकी बाकायदा एक लिस्ट उन्होंने जारी की है। तो अगर आप ये कहें कि इलेक्शन कमीशन कहीं से प्रिजुडिश है या कुछ, ये पिछले जो सर्वे हुए थे, जो पिछला SIR हुआ था, उसमें भी ये सारे डॉक्यूमेंट थे। लेकिन इस बार जो हु एंड क्राई मचा है, सबसे बड़ा वो है कि आधार को क्यों बाहर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि आधार आज की तारीख में ये कहा जा रहा है कि डिजिटल इंडिया का सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है।
और बहुत आराम से वेरीफाई किया जा सकता है। लेकिन इस बात को कौन वेरीफाई करेगा कि वह जो आधार बना है भारत के लोगों का ही बना है, वो भारत के नागरिक ही हैं। अगर आप भारत में रहेंगे तो निश्चित ही भारत में पढ़ाई करेंगे, भारत में कोई सर व्यापार करेंगे, कुछ सरकारी योजना का फायदा लेंगे। तो वो जो योजनाओं का फायदा लेंगे तो कुछ ना कुछ पेपर आपके पास होंगे। ऐसा तो नहीं है 4 साल पहले जो बांग्लादेशी रोहिंग्या भारत में घुसा है उसके पास 15 साल पुराना जो है राशन कार्ड मिल जाएगा या उसके पिताजी के डॉक्यूमेंट यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इलेक्शन कमीशन एक तरह से कहें इस बात से कंसर्न है कि हम वोटर लिस्ट में नाम उसी का आने देंगे जो नागरिक हैं यहाँ के। और इसी चीज के लिए जो है एक तरह से कहें विपक्षी दलों में जो है शोर मचा हुआ है कि आखिर जो डॉक्यूमेंट इतनी आसानी से बन जाता था आधार कार्ड, आज वह आधार कार्ड निराधार हो गया है। और इलेक्शन कमीशन अगर इस तरह से लिस्ट को हेरी फेरी की जहां पे 3000 4000 सीटों से चुनाव के नतीजे प्रभावित हो रहे हैं, तो मास लेवल पे अगर इस तरह से वोटर लिस्ट में रिफॉर्म हुए तो पूरा चुनावी समीकरण गड़बड़ा जाएगा। आखिर आप ये सोचिए ना, हर जाति का एक पॉलिटिकल पार्टी है बिहार में सर और हर सर पॉलिटिकल पार्टी जो है अपने अपने जाति की जो है नुमाइंदगी कर रही है। जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी सर मैं ये कहना चाह रही थी कि वैसे तो आधार कार्ड पर लिखा होता है मेरा आधार मेरा पहचान, ऐसे लिखा होता है, तो लोगों को लगता है बस आधार कार्ड आ गया तो सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट उनके हाथ में आ गया। और आप सही कह रहे हैं, अभी इस वक्त जब हम और आप बात करें तो बिहार में एक रैली भी हुई है, आपको याद होगा राहुल गांधी वहां पहुंचे हुए हैं, तेजस्वी तो वहां है ही, तो वो लोग भी इसी बात का रोना रो रहे हैं कि आधार कार्ड क्यों नहीं, राशन कार्ड क्यों नहीं। सर और सबसे अहम बात यह है कि अगर आधार कार्ड को हटा दिया है तो बाकी जो एक लंबी चौड़ी 11-12 पॉइंट्स की लिस्ट है उसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट तो होगा ना आपके पास। एग्जैक्टली यही इशू है। मैं तो कह रहा हूं कि आधार कार्ड का ही इशू है जिसके चलते इसका विरोध हो रहा है और कोई कारण नहीं है। आपको सुन के खुद ही आश्चर्य हुआ होगा कि 2003 में इस तरह का एसआईआर हो चुका है और लोगों को कानो कान पता भी नहीं चला। अब की जब यह सिस्टम किया गया पिछली बार से इस बार थोड़ा एडवांस सिस्टम हो रहा है। पिछली बार क्या था कि दरवाजे पे इलेक्शन के रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर्स जाते थे हर दरवाजे पे वेरीफाई करने के लिए। इस बार आपको खुद लिबर्टी दे दी गई कि बीएलओ को आप अपना इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दें। तो बूथ लेवल ऑफिसर में हर किसी को लिबर्टी है कि जाकर के अपना डॉक्यूमेंट दे दे। और सबसे बड़ी चीज डिजिटल हो रही है, सारी चीज स्कैन करनी है, अपलोड करनी है। मतलब ये नहीं है कि आपको एक छोटी सी रिसीविंग दी गई और आपने रिसीविंग ली और अगले ने फॉर्म आपके गायब कर दिए, मिले नहीं। यहाँ तो आपको तुरंत अपलोड हो रहा है सारी चीजें। और हमें सुनने में आया है कि जिस तरह से बिहार की पढ़ी लिखी जनता और एडवांस जनता, एक तरह से मैं कहूंगा, हालांकि गरीबी है वहां पे, मैं इस चीज से नहीं इनकार कर रहा हूं, लेकिन गरीब होने के साथ साथ एडवांस हैं लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, तो इस चीज को बड़े तरीके से सहयोग कर रहे हैं। और सुनने में आ रहा है कि 50% के करीब या 45% के करीब तक फॉर्म अभी ही सबमिट हो चुके हैं। तो अगर इस तेजी से सर ये आंकड़ा आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो डाला है, आप देखिए 50% के आसपास तो लोगों ने फॉर्म जमा भी करवा दी, जबकि फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख 25 जुलाई है। अब इसमें मैं एक चीज ऐड करूं, सपोज करिए यह फॉर्म जमा कराने वाला सिस्टम जो है 80% 85% तक ही जाता है। क्यों? क्योंकि जिसका जाली होगा, जिसका फर्जी होगा, उसकी हिम्मत नहीं होगी अपलोड करने की। क्यों? क्योंकि फर्जी डॉक्यूमेंट्स जो है वेरीफाई तो होंगे और डिजिटल होंगे हैं। ऐसा तो है नहीं कि बाबू को आपने 100 रुपए दे दिए, 500 रुपए टेबल के नीचे दे दिए, बाबू पैसा बनाने के लिए चलो इतने मास लेवल पे वेरिफिकेशन हो रहा है, हम लोग भी पैसा कमा लेते हैं। भाई यहाँ सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन होना है। तो अगर आप कुछ गड़बड़ करेंगे तो फंसेंगे, जेल भी जाएंगे। तो इस सिनेरियो में अगर 90% लोग सबमिट करते हैं या 85% लोग सबमिट करते हैं, तो इस 15% को तो जवाब देना पड़ेगा ना कि 15% वोटर गायब कहाँ हो गए इस वोटर लिस्ट सर में। 15% को लेकर तो ये पार्टियां रोना धोना मचा देंगी कि देखिए ये इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था कि 15% जो वोटर थे वो वोट ही नहीं दे पाए, उनके तो अधिकार को मतलब एक तरह से खत्म कर दिया चुनाव आयोग ने। सर ये उल्टा राशन पानी लेकर चढ़ जाएंगे चुनाव आयोग के ऊपर। मुझे एक कॉन्स्पिरेसी समझ में आ रही है इसमें। अभी जब आपने इस स्टोरी को किया होगा तो शायद आपको पता हो कि कल या परसों में सुप्रीम कोर्ट में मैटर लग रहा है। सर कल 10 और तारीख को मैटर है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में लग रहा है और सुप्रीम कोर्ट में एक साजिश रची जा सकती है जिसमें इस बात पे गवाही हो या
फोर्स किया जाए कि भाई आधार कार्ड डिजिटल इंडिया का सबसे बड़ा आधार है, जिसके चलते पब्लिक वेलफेयर स्कीम चल रही है। मतलब आधार का गुणगान किया जाए कि बस अब आधार ही है, बाकी सारे कागज बेकार हैं। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट से खुद ही पूछना पड़ेगा कि अगर आधार ही आधार है तो आपने हर वेलफेयर स्कीम के लिए क्यों कहा आधार मैंडेटरी नहीं है, वॉलंटरी है। जब आप स्कूल में एडमिशन लेने के लिए जाते हो या किसी सरकारी योजना के लिए फॉर्म लेने जाते हो तो वहां कहा जाता है कि मैं स्वेच्छा से अपना आधार कार्ड शेयर कर रहा हूं, या आपसे एक फॉर्म भराया जाता है। तो मतलब आपने जब वेलफेयर स्कीम सरकार की जमा जेब से पैसा खर्च करना हुआ तब तो आपने वॉलंटरी कर दिया, और जब इलेक्शन कमीशन की बात आ जाएगी तो आप कहेंगे मैंडेटरी है। तो इस तरह से दो फार्मूले नहीं हो सकते ना। तो मतलब आधार कार्ड की जब वैधानिकता पे या महत्व को इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही वॉलंटरी किया हुआ है, तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट खुद कहेगा नहीं जी इसको मैंडेटरी कर दो, क्योंकि सारी बहस जो भी होगी आधार कार्ड पे आके टिकेगी और आधार कार्ड के बारे में फोकस किया जाएगा, क्योंकि एक ऐसा डॉक्यूमेंट था जिसके चलते आपने देखा है कि पश्चिम बंगाल को अशांति है, आसाम है अशांति है। वहां कारण क्या है कि एक आधार है जिसके चलते बाहर के लोग यहाँ के वोटर बन रहे हैं। दर्शकों को मैं और क्लियर कर दूं, कोई डाउट ना रह जाए। देखिए, जो कहा गया है कि सामान्यतया निवास करता है, सामान्यतया निवास करता है राज्य में, कि डिफिनीशन ये नहीं है कि आप अगर साल में 10 महीने बाहर रह रहे हैं तो इसका मतलब आप वहां के निवासी नहीं माने जाएंगे या वोटर नहीं माने जाएंगे। वोटर बनने के लिए आपका ये है कि साल में आप 2-4 बार 5 बार 10 बार घर आ रहे हैं, घर देख रहे हैं, परिवार देख रहे हैं, खेती बाड़ी देख रहे हैं, सारी चीजें देख रहे हैं और बाहर भी रह रहे हैं, तब आपका वोटर लिस्ट से नाम नहीं जाने वाला है। अगर आपने जमीन ओन किया हुआ, लैंड ओन किया हुआ है, लेकिन पता चल रहा है कि 2-3 साल 4 साल में कभी नहीं मुड़ के अपने गांव देख रहे हैं, उसके बाद भी आप चाहें कि आपका नाम वोटर लिस्ट में बना रहे, तो वहां दिक्कत आपको आने वाली है। क्यों? क्योंकि इस पे सवाल उठता है कि जब एनआरआई व्यक्ति को वोटिंग का राइट मिल सकता है जो विदेश में रहता है, तो एनआरआई भी आके वोट डालते हैं कभी कभार, आपने देखा होगा। तो जब एनआरआई वोट डाल सकता है, बिहार का व्यक्ति या बिहार के दूसरे राज्यों में है तो वोट डाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसने एक तरह से कहें बिहार को छोड़ दिया है, जिसको बिहार के भविष्य से कोई मतलब ही नहीं है, और उसके नाम पर वोट हमेशा पड़ रहा है, क्योंकि वोट तो पड़ता ही है, आप रहें चाहे ना रहें, हर कोई जानता है। और खासकर बिहार जहां पे कभी एक बदनामी हुआ करती थी कि बूथ कैप्चरिंग की, बैलेट फाड़ने की, वहां पर वोटर लिस्ट में नाम अगर आपका है तो आप रहें चाहे न रहें, आज भी 2025 में भी वोट आपका पड़ जाता है। इस बात से कोई बिहार का व्यक्ति इनकार नहीं करेगा। और सर एक चीज और आप ये देखिए कि जब से ये अनाउंसमेंट चुनाव आयोग ने की है, तो जो सीमांत के इलाके हैं बिहार के, जिनमें किशनगंज है, अररिया है, पूर्णिया है, इन इलाकों में एक अजीब चीज देखने को मिल रही है कि लोग वो जो रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट होता है ना, जो इसमें कहा गया है चुनाव आयोग की तरफ से कि वो सर्टिफिकेट भी लगाया जा सकता है, उसके लिए मारामारी मची है। लोग जा जाकर लोगों से वो सर्टिफिकेट लेने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि बाकी डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं है। तो ये भी तो शक की सुई है ना सर, क्योंकि इन्हीं इलाकों में तो आकर घुसपैठिए बसे हैं। और हमने झारखंड में देखा है सर, आपको याद होगा जब झारखंड में विधानसभा चुनाव हुए थे, तब भी ये मुद्दा निशिकांत दुबे जो बीजेपी के सांसद है उन्होंने उठाया था कि कितने सारे आदिवासी इलाकों में अचानक से वोटर बढ़ गए हैं। और बिहार के इन्हीं जगहों के नाम जहां के मैं ले रही हूँ, वहां पर तो ये भी खबरें आई है कि आधार कार्ड जितनी वहां की आबादी है उससे ज्यादा बने हुए हैं। तो आधार कार्ड को लेकर अगर ये विपक्षी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट जाती है और कल जैसे आप कह रहे हैं आधार कार्ड की बड़ी तारीफ होती है, तो आपको लगता है कि उसको शामिल करवाने की कोशिश करेंगे कि इस लिस्ट में 12 पॉइंट्स में जो चुनाव आयोग के हैं डॉक्यूमेंट्स के, इनमें आधार कार्ड को भी शामिल करवा दिया जाए? क्या ये खेल खेला जा रहा है? देखिए, एक बात मैं कहूं, डोमिसाइल आपको शायद पता हो, डोमिसाइल एसडीएम के सिग्नेचर से, तहसीलदार के वेरिफिकेशन से, या जो कानून को लेखपाल होते हैं उनकी प्रक्रिया तहसील के हिसाब से बनती है। यह प्रक्रिया उस तरह की नहीं है जिस तरह की बाकी के जो डॉक्यूमेंट बताए, क्योंकि उस हमेशा प्रक्रिया के हिसाब से बनते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में आप जानते हैं जो करप्शन है वह नंबर 1 पे है। मतलब अगर आपको डोमिसाइल बनवाना है तो पहले तहसील से एक एफिडेविट बनवाना होगा, उसको लेके जाएंगे तो लेखपाल साहब कुछ अपना सेवा शुल्क लेंगे, पता चला 100 फाइलें हैं तो उसमें से ऊपर जाने के लिए एसडीएम साहब का बाबू कुछ लेगा, और इसमें सबका साथ सबका विकास अच्छे से होगा। तो यह एक ऐसा माध्यम है जिसमें न केवल जनता बनवाने के लिए जल्दी से जा रही है, बल्कि अधिकारी के जो बाबू हैं वो भी इसको बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि यही मौका है कमा लो।
मैं बड़े की जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं। यही मौका है कमा लो। तो आज जब वोटर लिस्ट में नाम डलवाने के लिए आया है तो वह मार्ग चुना गया है जिसमें सबका साथ और सबका विकास वाली बात हो। मतलब हमारा भी काम हो जाए और तुम्हारा भी काम हो जाए, हम दोनों माला माल हो जाएं। और यहां माला माल कौन हो रहा है? तहसील का बाबू हो रहा है, एसडीएम साहब के बाबू हो रहे हैं। मैं अधिकारियों को आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन बाबू कल्चर जो है ना, जहां पे है वहां पर बाबू इन चीजों को कर रहे हैं। और इसमें कोई नहीं कह सकता कि हमारा काम निःशुल्क हो रहा है। आप अगर इसको ग्राउंड लेवल पर चेक करेंगे तो डोमिसाइल बनवाना आसान काम नहीं होता है। डोमिसाइल बनवाने में कम से कम 15 दिन लग जाते हैं। लेकिन आप पता करेंगे 2 दिन से 3 दिन के अंदर बिहार में डोमिसाइल सबका बन रहा है और ये सरकारी मशीनरी बना रही है और अपना सेवा शुल्क ले रही है। तो डोमिसाइल के लिए लाइन लगने के पीछे कारण ये है कि सेवा शुल्क नहीं तो जी। पर सर अगर ये डॉक्यूमेंट भी स्क्रूटनाइज होगा, क्योंकि ये बड़ा ही मतलब इंटेंसिव रिवीजन है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, तो आपको लगता है कि स्क्रूटनी में तो आ ही जाएगा कि अगर ये डोमिसाइल लेकर आए, कब की डेट है, या बैक डेट में बना रहे होंगे? नहीं, डोमिसाइल तो ओरिजिनल बनेगा ना, भले डॉक्यूमेंट वहां अंदर फर्जी हो। अगर तहसील का विभाग या राजस्व विभाग उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई सच में नहीं कर रहा है, जा करके वेरिफिकेशन नहीं कर रहा है, ग्राउंड पे वेरिफिकेशन, तो और डॉक्यूमेंट इशू हो जा रहा है, क्योंकि एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब खुद तो किसी के दरबार पे आएंगे नहीं, करना तो लेखपाल को है। और लेखपाल साहब की जेब में 500 रुपए की हरी पत्ती पड़ेगी, लेकिन बीएलओ तो इस बात का ध्यान रखेगा ना सर। बीएलओ, ब्लॉक लेवल जो ऑफिसर है, वो तो देखेगा ना इसको कि कहां से डॉक्यूमेंट आ रहे हैं। उसकी तो जिम्मेदारी होगी वेरीफाई करने की कि ये वहां रहता भी है या नहीं। बूथ लेवल ऑफिसर की जिम्मेदारी सिर्फ है वेरिफिकेशन की। आप इस बात को सही कह रही हैं, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स बने हैं वो फर्जी हैं कि असली के आधार पे डोमिसाइल उसका बना रहने के तो कोई डाउट ही नहीं है, कोई रहता नहीं है। भाई बांग्लादेशी घुसपैठिए तो सब रह ही रहे हैं, उस पते पे भी मिलेंगे जो वहां लिखा है, लेकिन वो बांग्लादेशी हैं कि भारतीय हैं, इसका निर्धारण कैसे होगा? इसके निर्धारण के लिए कम से कम 10-15 साल पुराना आपका कोई कागज तो होना चाहिए। आपका नहीं सही, आपके पिताजी का, माताजी का, भाई साहब का, किसी का तो होना चाहिए। इस बात की समस्या है और इस समस्या का समाधान डोमिसाइल वाले निकाल दे रहे हैं सेवा शुल्क के साथ। और इसीलिए डोमिसाइल के लिए पीछे पड़े हो, क्योंकि इसमें राज्य सरकार के कर्मचारी इन्वॉल्व हैं। अगर केंद्र सरकार का कोई डिजिटल प्रोसेस होता डोमिसाइल इशू करने का, तो जो आज डोमिसाइल के लिए लाइन लगी हुई है शायद नहीं होती। सर इस पर भी चुनाव आयोग को फिर तो ध्यान देना पड़ेगा कि डोमिसाइल वाली बात को भी हटाया जाए, ये मुद्दा भी उठाया जाए। और चुनाव आयोग तो सर आप ये सोचिए ना कि अगर कल सुनवाई है इस मामले की और आज बिहार में रैली हो रही है और महाराष्ट्र का मुद्दा उठा रहे हैं राहुल गांधी की, देखिए महाराष्ट्र का चुनाव भी चुराया था बीजेपी ने और चुनाव आयोग उसमें मिला हुआ था, ये कह रहे हैं। और कह रहे हैं अब बिहार का चुनाव भी चुराने की कोशिश हो रही है और चुनाव आयोग तो आरएसएस और बीजेपी की तरह काम कर रहा है, ये राहुल गांधी कह रहे हैं सर। तो फिर तो ये एक तरह से दबाव बनाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट पर, क्योंकि कल सुनवाई है। नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के चुनाव चुरा रही है, तो आखिर केजरी भाई का इतने दिन दिल्ली में शासन क्यों देखा? आखिर ममता बनर्जी के खिलाफ वो चीज अप्लाई क्यों नहीं कर लिया? तमिलनाडु में 2-4 सीटें क्यों नहीं निकाल ली अपने लिए? तो ये सब बातें बेमानी है और सच्चाई से मुंह मोड़ना है। असली बात सभी लोगों को समझ में आ गई और बिहार की जनता को समझ में आ गई है अंजू जी। नहीं तो जिस तरह से जनता ने योगदान दिया है, आप सोचिए ना, अभी पॉलिटिकल पार्टियां आज जगी हैं, लेकिन 46% 45% अगर लोगों का कंट्रीब्यूशन हो गया है, तो इसमें लोगों को लग रहा है कि जिसके पास पेपर है नंबर 1 में साफ सफाई वाले पेपर हैं, क्योंकि यहाँ पैसा कहीं नहीं लग रहा, बाबू 1 भी रुपया नहीं मांग रहा है किसी से इस प्रोसेस में। डोमिसाइल वाले की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, इस प्रोसेस में एक भी पैसा जब नहीं मांगा जा रहा है और सारा प्रोसेस डिजिटल है, लोग उसमें हिस्सा ले रहे हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन जिसका फर्जी है, जिसके पास कागज नहीं है, वो किसी तरह से तहसील के रेवेन्यू विभाग के कर्मचारियों के साथ मिल करके पेपर तैयार कर रहा है। मेरा मानना है कि अगर आपके वीडियो के थ्रू इलेक्शन कमीशन तक कोई मैसेज जा रहा है, तो इलेक्शन कमीशन को क्लैरिफाई करना चाहिए कि इस नोटिफिकेशन डेट को, जिस दिन ये नोटिफिकेशन आया है, हम एसआईआर शुरू कर रहे हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट जो इस नोटिफिकेशन डेट के बाद तैयार हुए हैं, उनमें अगर डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होते हुए भी बाद में पता चलता है कि फर्जी आधार पर इशू किए गए हैं,
तो अधिकारियों के बीच और संबद्ध कर्मचारियों के विरुद्ध इलेक्शन कमीशन कार्यवाही करेगा। इस चीज को स्पष्ट कर देना चाहिए, जिससे कि कम से कम जो नीचे के अधिकारी हैं जिनको डोमिसाइल इशू करने की जिम्मेदारी दी गई है, उसमें कहीं न कहीं पारदर्शिता रखी जाए, सफाई रखी जाए। क्योंकि आप इस चीज को इनकार नहीं कर सकते कि जब नीचे का ऑफिसर मिला होता है तो ऊपर तक खबर नहीं जाती है। और इसको मैं कनेक्ट कर देता हूं, आपका अभी जो लखनऊ में हथियारों की फैक्ट्री पकड़ी गई थी, हाँ। आप बताइए ना, इतने बड़े तक लेवल पे हथियार बन रहे थे और किसी को कानो कान खबर नहीं थी, तो नीचे के लेवल पे मैनेज था। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि डोमिसाइल में भी बहुत बड़ा खेल हो रहा है और गंभीरता से नीतीश सरकार को भी देखना चाहिए कि कहीं कोई अधिकारी अगर फाउल प्ले कर रहा है, रिश्वत मांग रहा है, कुछ इस तरह की है, तो उसके खिलाफ तुरंत से तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए जो है। बिल्कुल सर, ये जो 4 जगह है जहां पर ये डोमिसाइल बनवाने की कतारें लगी हुई हैं, खबरें इस तरह की आ रही हैं, वीडियो इस तरह के आ रहे हैं, तो वहां पर नीतीश सरकार को छापा मारने की जरूरत है, उनकी पुलिसों की कौन बनवा रहे हैं। और सर एक चीज और, आपको लगता है कि कल जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आएगा तो रोक भी लगाई जा सकती है चुनाव आयोग के इस स्क्रूटनी पर? कैसा हो सकता है? देखिए, इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, और जब आप अपनी शक्ति का एहसास नहीं करते हैं तो आपको शक्तिहीन कर दिया जाता है, और जब आप शक्ति का एहसास कराते हैं तो आपके खिलाफ साजिश की जाती है। मैं टीएन सेशन की बात कर रहा हूं। टीएन सेशन ने जब लोगों को एहसास कराया, शासन को एहसास कराया कि निर्वाचन आयोग क्या है, तो राजनीतिक दलों को लगा कि अरे भाई, ये तो हमारे ऊपर एक अंपायर आके बैठ गया, अब हम लोग कुछ ऐसा नहीं कर पाएंगे जिसके चलते जो है हम चुनाव जीतते आ रहे हैं एक रूटीन में जो है। तो फिर कहा गया कि अब इलेक्शन कमीशन नहीं होंगे, अब 3 इलेक्शन कमिश्नर होंगे, मतलब एक ही आदमी के ऊपर डिसीजन नहीं होगा, तीनों मिलकर डिसीजन करेंगे। ठीक है, लेकिन जब बात आ गई कि यहां पर आप अपनी शक्तियों का एहसास नहीं करवाते हैं, आज इलेक्शन कमीशन को हर समय ब्लेम किया जा रहा है। क्या कोई क्रिकेट का खेल, क्या कोई फुटबॉल का खेल रेफरी को ब्लेम करके, अंपायर को ब्लेम करके हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्या कोई परीक्षा कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को पहले दिन गाली दे करके कि आप पर्चे लीक करा चुके हैं, आप हमको फेल कराने के लिए बैठे हुए हैं, एग्जाम हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी में? नहीं हो सकता। तो जब इलेक्शन कमीशन अपनी पावर को एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, इलेक्शन कमीशन को कहना चाहिए हमें भी आपके खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग करने का पावर है। आप लोगों को लोकतंत्र के खिलाफ नहीं भड़का सकते, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ नहीं भड़का सकते, क्योंकि अगर आप ऐसा भड़काते हैं तो चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे हैं, और चुनावी प्रक्रिया प्रभावित करने के कारण आपके खिलाफ हम भी कार्यवाही कर सकते हैं। सांकेतिक ही सही, 15 दिन के लिए सिविल प्रिजन में हम आपको भेजेंगे। अपने राइट का उपयोग करना चाहिए इलेक्शन कमीशन को रूल बना करके। रूल मेकिंग पावर तो इलेक्शन कमीशन को है। बिल्कुल, क्योंकि तो सर आप महाराष्ट्र के चुनाव को सर आप कह रहे हैं कि चुराया हुआ चुनाव है, तो आप क्या मैसेज जनता के बीच दे रहे हैं? और वो भी एलओपी, लोकसभा के, मतलब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष इस तरह की बातें करेंगे सर, तो फिर क्या होगा? नहीं, बार बार अगर आप इलेक्शन कमीशन को ब्लेम करेंगे तो निश्चित ही जो व्यक्ति कम पढ़ा लिखा है या जिसके पास वो संसाधन नहीं है कि चीजों को वेरीफाई कर पाए, उसके अंदर एक कुंठा ग्रसित हो जाएगी कि आज एक ऐसा सिस्टम बन चुका है देश में जो हमारी बात सुनी ही नहीं जा रही है। देश का आखिर किसको किसको नहीं ब्लेम किया? सुप्रीम कोर्ट को ब्लेम किया विपक्ष ने, सही है। मीडिया को ब्लेम किया, सही है। इलेक्शन कमीशन को ब्लेम किया। भाई, इतना सुनने के बाद एक आम दिमाग का आदमी, सामान्य प्रज्ञा का आदमी कहेगा कि विपक्ष की कहीं सुनवाई ही नहीं हो रही, हमारी सुनवाई कहां होगी? तो इस तरह से जब आप सारी संस्थाओं पे अटैक कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए एक खतरे की घंटी है, जिस पर लोकतंत्र को बचाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैं मानता हूं इलेक्शन कमीशन के ऊपर है, जिस पर इस तरह की टीका टिप्पणी करने वालों के लिए एक सजेशन है मेरी तरफ से कि इलेक्शन कमीशन रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की एक कमेटी बना दे कम से कम,
जिसको अगर कोई ग्रीवांसेज है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, इलेक्शन कमीशन की ईवीएम को लेकर के है, इलेक्शन कमीशन की फंक्शनिंग को लेकर के है, या इलेक्टोरल रोल्स को लेकर के है, तो अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो पहले आप रिप्रेजेंटेशन वहां दें। अगर उस रिप्रेजेंटेशन को न्यायिक आयोग नहीं सुनता है तब वह बात जो है मीडिया में आनी चाहिए। मीडिया में इस तरह से जनता को भड़काने पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रोक लगाना चाहिए, क्योंकि यह रोक नहीं लगाएगा तो आने वाले समय में हो सकता है कि जो लोगों का गुस्सा भड़काने का काम विपक्ष कर रहा है वह एक एक्सट्रीम लेवल पर ले जाने में सफल हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। सर एक चीज और है कि मजेदार ये कि आंकड़ा दिया जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि 3 करोड़ के आसपास लोगों के वोट काटे जाएंगे। सर इनको कैसे पता कि 3 करोड़ लोगों के वोट कट जाएंगे? क्या इनका वोटर है इसलिए इनको पता है? वरना इनको कैसे पता कि कौन से लोग फर्जी हैं? ये आंकड़ा अगर विपक्ष के पास है सर तो सवाल तो ये उठेगा ही ना कि पेट में शायद इसीलिए दर्द हो रही है। देखिए 46% लोग गए ना अपना वेरिफिकेशन में शामिल होने के लिए, और बाकी लोग लाइन में लगे हैं अपना डोमिसाइल बनवाने के लिए। तो डोमिसाइल बनवाने में कौन लोग लगे हुए हैं? मुझे तो नहीं लगता कोई बिहार का ओरिजिनल जो होगा वासिंदा उसको ऐसी कोई जरूरत होगी डोमिसाइल की, क्योंकि उसके पास कोई न कोई कागज तो होगा ही जो इलेक्शन कमीशन ने बताए हैं। बिल्कुल। तो इस तरह की बातें करके आप सिंपैथी गेन कर सकते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि इनको ही पता होगा ना कि कितने फर्जी आधार हमने बनवाए हैं, तो उसी आधार पे डेटा निकाला जा रहा होगा। नहीं तो इलेक्शन कमीशन की बातें जो है, जो डेटा इलेक्शन कमीशन के पास होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज के पास कैसे आ गया कि इतने वोटर पहले ही निकल जाएंगे? भाई 46% लोग प्रक्रिया में हिस्सा ले चुके हैं और आपको अभी से पता चल गया है कितने करोड़ हो जाएंगे। तो आपने अपना काम जो किया है, एक तरह से खुद ही आप बता रहे हैं कि हमने कितने आधार फर्जी इस राज्य में बनवाए हैं और कितने की पोल खुलने वाली है हमारी जो है। सर और मजेदार ये है कि चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि ये तो बिहार से शुरुआत हो रही है, अगला नंबर असम का है और फिर पश्चिम बंगाल का है। तो अभी तो और मिर्ची लगेगी, क्योंकि यही वो इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा घुसपैठ हुई है, सबसे ज्यादा फर्जी वोट बने, सबसे ज्यादा फर्जी आधार कार्ड बने हैं। तो अभी तो तेजस्वी रो रहे हैं, फिर ममता बनर्जी रोएंगे, और फिर आप देखिए असम में भी इन जैसे लोगों के जो वहां पर नेता है वो रोएंगे। तो चलिए सर, अब देखते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट में किस तरह का फैसला आता है। लेकिन ये तो टाइमिंग पर सवाल तो उठेगा ही कि आज रैली की जा रही है और कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। अगर ये सच में बड़े ईमानदार है सर कि सच में ऐसी घालमेल हो रहा है, चुनाव आयोग ऐसा कर रहा है, तो इनको सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए था। एक दिन पहले इस तरह की रैली नहीं करनी चाहिए थी, बाद में कर लेते रैली सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद। लेकिन अगर ये आज करें सर तो कहीं ना कहीं ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पर, ताकि ये आधार कार्ड और राशन कार्ड को ये इन प्रकारेण उस लिस्ट में शामिल करवा दे। सर आपने समय निकाला, बहुत ही विस्तार से बड़ी ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम मंजू जी। आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने धैर्य से हमारी बात सुनी। नमस्कार। नमस्कार।